नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का आदेश, टेट पर योगी का फरमान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता पर बेसिक शिक्षा विभाग को रिवीजन दाखिल करने के निर्देश देकर बड़ी राहत दी है। दरअसल रिवीजन याचिका दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के पक्ष में मजबूत दलीलें रखी जाएंगी। अगर कोर्ट से राहत मिली तो हजारों लाखों शिक्षकों को टीईटी पास करने के दबाव से छुटकारा मिल सकता है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक लंबे समय से शिक्षा सेवा में योगदान दे रहे हैं और उन्हें सरकार की ओर से समय समय पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी अनुभव, योग्यता और वर्षों की सेवाओं को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। आपको बता दें कि योगी सरकार का यह कदम शिक्षकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे प्रदेश के शिक्षकों के बीच चल रही उहापोह की स्थिति और नाराजगी भी कम होगी। तो मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिवीजन जो है याचिका उत्तर प्रदेश की तरफ से डाली जाएगी और टीटी की जो अनिवार्यता है उस पर उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को राहत दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो 5 साल से अधिक सेवा जिनकी बची हुई है, जिन शिक्षकों की उनको टेट 2 साल में अनिवार्य रूप से करना होगा, नहीं तो उनको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी जाएगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर अब रिवीजन याचिका उत्तर प्रदेश की तरफ से डाली जाएगी तो निश्चित रूप से शिक्षकों को राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब कोर्ट जाएगी योगी सरकार। सीएम ने कहा कि योग्यता को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य का यह मामला, आपको बता दें 30 लाख शिक्षक इस फैसले के बाद से उहापोह की स्थिति में है और कहीं ना एक आध ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं। महोबा में एक घटना सामने आई जिसमें अनुकंपा पर नौकरी पाए एक व्यक्ति ने इस अनिवार्यता के फैसले के आने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। तो कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। जो शिक्षक अब रिटायरमेंट के नज़दीक पहुंच चुके हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि अब वो भविष्य के आगे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस फैसले के बाद उनको फिर से टेट की अग्नि परीक्षा में उतरना होगा और अगर वो परीक्षा पास नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बाद राहत जरूर शिक्षकों ने महसूस की होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब रिवीजन याचिका इस फैसले के बाद डाली जाएगी, जिससे कि उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को राहत मिल सके। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कोर्ट जाएगी योगी सरकार और शिक्षकों को राहत दिलाने का मुख्यमंत्री का प्रयास। मुख्यमंत्री बोले योग्यता को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य का यह मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षकों में हड़कंप था। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मनीष, सुप्रीम कोर्ट के टीटी अनिवार्य फैसले के बाद जहां शिक्षकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई थी और शिक्षकों में उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस निर्देश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार रिवीजन याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके। क्या कुछ अहम अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया था कि शिक्षकों के लिए जो है टीईटी जो है पास करना अनिवार्य है, तभी वो वहां पर स्थायी रूप से जहां पर वो हैं स्कूलों में, विद्यालयों में, तो वो वहां पर अपनी जॉब कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए शिक्षकों में काफी जो लोग शिक्षक जो नौकरी कर रहे हैं तो उनके लिए एक ये बहुत बड़ी परेशानी का सबक बन गया था। जिस प्रकार से देखा जाए, किसी भी शिक्षक की एज जो है 58 है, किसी की अलग अलग एज के जो है शिक्षक जो है विद्यालयों में और स्कूलों में काम कर रहे हैं और शिक्षक के तौर पर, तो ये एक बहुत ही जिसको लेकर के जो है काफी विपक्षी दल और के द्वारा जो है कहा भी गया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो है इस पे जो है कुछ निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि आप कोई बुजुर्ग अवस्था में है, रिटायर होने की अवस्था
एग्जाम में है तो वो एग्जाम किस प्रकार से देगा। तो ऐसे एक बहुत सी ही शिक्षकों की जो है नौकरी चली जाएगी और विपक्षी दल लगातार जो है और साथ में जो शिक्षक हैं वो भी इसका विरोध कर रहे थे कि इसका ये जो निर्णय आया है ये हमारे खिलाफ है और इस पर जो है सरकार को सोचना चाहिए। विरोध और विरोधाभास के चलते जो है जिस प्रकार से विपक्षी दल का एक और आरोप था, उनका ये कहना था कि सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, लेकिन जो है कुछ ना कुछ ऐसे कारण बन रहे हैं जिसकी वजह से लोगों की नौकरी जाने का जो है नया रास्ता ढूंढा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो है सरकार को जाना चाहिए था। तो आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला किया है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी परीक्षा को लेकर के जो अनिवार्यता जारी की है, गाइडलाइन जारी की है, उसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे जिससे कि शिक्षकों को राहत मिल सके। जी निश्चित रूप से मनीष तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य का ये मामला जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब रिवीजन याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी योगी सरकार और ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके। और अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र निकाय चुनाव सुप्रीम आदेश की। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने महाराष्ट्र के अधिकारियों को इस साल अक्टूबर तक राज्य में परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के भी निर्देश दिए हैं। शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि 6 मई को जारी उसके तर्क संगत आदेश के बावजूद राज्य चुनाव आयोग इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने में विफल रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मई में महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव आयोग को निर्देश दिए थे कि वह 4 सप्ताह के भीतर राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करे और 4 महीने में चुनाव भी संपन्न कराए। तो सुप्रीम कोर्ट का अब निर्देश सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट का 31 जनवरी 2026 तक चुनाव कराने के आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को दिए गए हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अब सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला सामने आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र में 31 जनवरी 2026 तक चुनाव कराने के आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। निकाय चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला महाराष्ट्र निकाय चुनाव से संबंधित, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है 31 जनवरी 2026 तक महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को संपन्न करा लेना चाहिए। इसके आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। और अब हम बात करेंगे यूपी परिवहन विभाग के अहम फैसले की। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने एक अहम और ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य में 2017 से 2021 तक बने लाखों ई चालान अब कानून के तहत स्वतः समाप्त माने जाएंगे। यानी जिन चालानों पर अदालतों में कार्रवाई लंबित थी या जो समय सीमा से बाहर हो चुके थे वे अब मान्य नहीं रहेंगे। इस कदम से प्रदेश भर के वाहन चालकों, वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। इस फैसले के साथ ही फिटनेस परमिट, वाहन ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जैसी सेवाओं पर लगे अवरोध भी हट जाएंगे। यानी अब पुराने ई चालानों की वजह से वाहन मालिकों को इन सेवाओं में अड़चन नहीं होगी। परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच कुल आपको बता दें 30,52,090 ई चालान काटे गए थे। इनमें से 17,59,077 पहले ही निस्तारित हो चुके हैं, जबकि 12,93,013 चालान अब तक लंबित है। इनमें से 10,84,732 चालान कोर्ट में पेंडिंग है, जबकि 1,29,163 चालान ऑफिस स्तर पर पेंडिंग में है। अब फैसला आने के बाद ये जो चालान है वो स्वतः ही निलंबित माने जाएंगे। यूपी परिवहन विभाग का ये अहम फैसला सामने आया है। तो यूपी के वाहन मालिकों को ये बड़ी राहत मानी जा रही है। 5 साल के अब तक 5 साल के जो सभी चालान जो थे वो अब
माफ करने का फैसला लिया गया है। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, यूपी परिवहन निगम का ये बड़ा फैसला सामने आया है। यूपी के वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी गई है। 5 साल के जो ई चालान थे उनको माफ करने का फैसला उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने लिया है। क्या कुछ अहम अपडेट? जी, जिस प्रकार से परिवहन निगम का ये जो फैसला आया है, इससे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काफी राहत भरा है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए ई चालान के जरिए जो है लाखों की संख्या में जो है चालान कट चुके थे, और जिस प्रकार से जो है कई रूल्स और कई नियम आए थे, उन नियमों को जो है वाहन जो है अपनी उनकी पूर्ति नहीं कर सका था, जिसकी वजह से जो है इनके चालान कटे थे, चाहे वो फिटनेस का मामला हो या परमिट का मामला हो या इस प्रकार से जो है या मेन प्लेट का मामला हो। तो लोगों को अपनी इन सब चीजों को निभाने के लिए कुछ वक्त लगा, जिसके चलते जो है ये चालान कटे हुए थे। और ये जो एक राहत है, जो जिस प्रकार से कि 5 साल तक के कटे हुए चालानों को जो है परिवहन निगम के द्वारा जो है उनको माफ कर दिया गया है। तो ये जिसको लेकर के जो पोर्टल पे जा करके, इसमें सबसे अहम बात यह है कि पोर्टल पे जा करके अपने ई चालान को चेक कर सकते हैं, और अगर इस प्रकार से अगर जो चालान कटे हैं और उस टाइम पीरियड के अंदर है, जो टाइम पीरियड दिया गया है, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है। तो कहा जाए जिस प्रकार से ये कदम जो है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कह सकते हैं कि राहत भरी है, और परिवहन निगम का ये फैसला जो है बहुत ही बड़ा फैसला है, क्योंकि जिस प्रकार से ये चालान कटे थे, 30 लाख से भी ज्यादा के ये चालान थे, और इन चालानों के जो माफ करने के बाद जो है लोगों के लिए एक बहुत राहत भरी खबर है। जी बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी के वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है निगम ने। 5 साल के सभी ई चालान अब माफ होंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का अहम फैसला सामने आया है। और अब हम बात करेंगे फिर आपदा आई, हर तरफ तबाही। उत्तराखंड के देहरादून में सहस्त्रधारा के नजदीक मंगलवार तड़के बादल फटने से तमसा नदी, कार्लीगाड़ नदी और सहस्त्रधारा नदी में जल स्तर बढ़ गया है। सहस्त्रधारा समेत आसपास के इलाके तपोवन, आईटी पार्क, गंगौरा, घड़ी कैंट इलाकों में पानी भर गया है। कई सड़कें बह गई हैं। वहीं तमसा नदी के किनारे बने टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी पानी भर गया है। यहां दुकानें बह गईं। कुछ लोगों के लापता होने की भी खबरें सामने आई हैं। वहीं सहस्त्रधारा में आधा दर्जन लोगों को बचाया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह 5 बजे नदी में बाढ़ आई, पूरा मंदिर डूब गया, कई मूर्तियां बह गई। हालांकि गर्भगृह सुरक्षित है। पानी उतरने पर मंदिर में 2 फीट लंबा, आपको बता दें 2 फीट मलबा दिखा। आपको बता दें कि देहरादून में माल देवता के पास सौंग नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। ब्रिज तोड़ते हुए नदी की बेकाबू रफ्तार आगे बढ़ती दिखी। वहीं मौसम को देखते हुए पहली क्लास से 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। 21 सितंबर तक प्रदेश भर में तेज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दूरभाष पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में आई आपदा की विस्तृत जानकारी ली है। उन्होंने प्रदेश को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि केंद्र सरकार आपदा की इस घड़ी में राज्य के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक मशीनरी पूरी तत्परता से सक्रिय है। बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। तो एक बार फिर से बादल फटने की खबर सामने आई है। देहरादून में बादल फटा है। सहस्त्रधारा में तबाही देखने को मिली है। मसूरी देहरादून मार्ग इस दौरान बंद हुआ है। पर्यटक जो है वो फंसे नजर आए। विकास नगर में पत्थर गिरने से युवक की मौत हुई है। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली और तबाही देखने को मिली। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष के माध्यम से बात कर स्थितियों का जायजा लिया है और हर संभव मदद का भरोसा उत्तराखंड सरकार को दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के साथ हर परिस्थिति में खड़ी हुई है।
शाम से ही काफ़ी तेज बारिश होने के कारण से, बादल फटने के कारण से देहरादून जनपद, टिहरी जनपद और उत्तरकाशी के भी कुछ इलाकों में आज काफ़ी नुकसान हुआ है, बड़ी आपदा आई है। बादल भी फटा है, जान माल की भी क्षति हुई है। अनेक स्थानों पर संपर्क मार्ग कट गए हैं, पुल भी इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। नदियों का जलस्तर काफ़ी उफान पर है। ऐसे पूरे क्षेत्रों का लगभग सभी क्षेत्रों पर सभी अधिकारी जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, जिला प्रशासन के हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग हैं, सभी समन्वय के साथ सभी क्षेत्रों में राहत के काम, बचाव के कार्य कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राहत बचाव कार्य चल रहा है और हर तरफ जो है जिस तरीके से राहत का कार्य जो है वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो है लगातार पहुंचा रही हैं। तो सहस्त्रधारा नदी में विकराल रूप देखने को मिला। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कौशाम्बी सर्पदंश भ्रम या हकीकत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें कौशाम्बी सर्पदंश भ्रम या हकीकत। यूपी के कौशाम्बी के चर्चित सर्पदंश मामले में आज एक नया मोड़ सामने आया है, जहां विकासखंड सिराथू के भैंस पर गांव की रहने वाली पीड़ित रिया मौर्य के घर से सर्प को सपेरे और वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। इस घटना में अब तक रिया मौर्य को तकरीबन 11 बार सर्प ने अपना शिकार बनाया है। लगातार मामला सुर्खियों में बना हुआ था। शासन और प्रशासन से लेकर वन विभाग की टीम छानबीन कर रही थी। आज वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रेस्क्यू के दौरान एसडीएम सिराथू, वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। एसडीएम सिराथू की माने तो सर्प कोबरा प्रजाति का है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कई बार बिना एंटी वेनम लगाए रिया मौर्य ठीक हुई हैं। आखिर कोबरा का डसा बिना एंटी वेनम के जिंदा कैसे रह सकता है? आखिर क्या अब रिया मौर्य को सर्पदंश से छुटकारा मिल जाएगा? रिया के पिता राजेंद्र मौर्य का कहना है कि अब भी एक सर्प और जो पकड़ा नहीं गया है वो मौजूद है। नहीं आवे में तबियत सही नहीं, आवाज से आप समझ में आओ। देखिए, विगत महीने में ये घटना आई थी सामने कि एक ही सांप एक बच्ची को बार बार काट रहा है, रिया नाम की बच्ची की। तो कई बार फॉरेस्ट टीम को भेजा गया था इसने को रेस्क्यू करने के लिए, बट वो सफलता नहीं मिली। आज सुबह सुबह ये खबर लगी कि सांप दिखा था, तो घर के परिजन लोग जो है अपने लोकल एक सपेरा हैं, तो वो आए थे, उन्होंने इसको रेस्क्यू किया। वो सांप अभी सामने है, लोगों के सामने दिख रहा है। जैसे ही वन विभाग को सुबह पता चला, वन विभाग में तत्काल श्री नवदीप सिंह फॉरेस्टर के नेतृत्व में टीम भेजी गई। उसमें फॉरेस्ट गार्ड भी थे और कुछ वाचर वगैरह भी थे। उनके माध्यम से सांप को पकड़ा गया है। किस प्रजाति का सर्प है? वो काला सांप है, जो नॉर्मल काला सांप होता है, कोबरा, उस प्रजाति का सांप है। और अब हम बात करेंगे छापेमारी अभियान मानकों की हुई जांच। खबर संभल से है, जहां बहजोई नगर में पुलिस ने एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा के नेतृत्व में एक अभियान चलाया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 से अधिक निजी अस्पतालों में छापेमारी की है। इस दौरान टीम ने अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था, आवश्यक लाइसेंस, दवाइयों की उपलब्धता और दस्तावेजों की जाँच की है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पतालों में भर्ती मरीजों का रिकॉर्ड भी देखा है। साफ सफाई व चिकित्सीय मानकों की जाँच भी की है। एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा ने बताया कि मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्राथमिक लक्ष्य है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ये अभियान जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जाँच में कुछ अस्पतालों में दस्तावेज अधूरे पाए जाने की सूचना है, जिसको लेकर टीम के द्वारा आवश्यक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। आगे और जाँच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की बात कही गई। हम लोग को
कई शिकायतें प्राप्त हो रही थी, कई सारी ऐसी घटनाएं भी प्रकाश में आई जो अनधिकृत हॉस्पिटल है वो क्षेत्र में संचालित है और उनके द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के जो है मरीजों का इलाज किया जा रहा है, एडमिट किया जा रहा है, इवन सर्जरी करी जा रही है। तो आज स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पूरे जनपद में ऐसे अस्पतालों को चिन्हित कर जिन पे पूर्व में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और वो संचालित हुए, उन सभी पे कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।